Hello everyone, this is Varun Sharma from Augusta IAS. This is the fifth lecture of Indian Economy to Current Affairs series. Slides freely available हैं Telegram पे, बाकी के lectures available हैं YouTube पे. In this lecture, we will be covering fiscal policy. These are the topics which we will be covering in this lecture. Let us start. सबसे पहला आर्टिकल है Impact of Economic Slowdown due to COVID. See, there has been a decline in tax collection of government. जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैं उन्होंने अपना टारगेट मिस कर दिया है 2019-20 का by 1.42 लाख करोड़ रुपीस. दिस इज अ बिग इशू बिकॉज ये जो कॉन्ट्रैक्शन है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में इट हैज बीन आफ्टर अ गैप ऑफ 20 ईयर्स. ये 20 साल बाद जो है हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ. कॉन्ट्रैक्शन मतलब 100 रुपीज जो है पिछले साल कलेक्ट हुए थे, इस साल जो है 80 रुपीज या 90 रुपीज कलेक्ट हुए, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है. लास्ट टाइम कॉन्ट्रैक्शन हुआ था 1998-99 में. तो ये पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस साल. तो बेसिक करते हैं. व्हाट आर डायरेक्ट टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्सेस होता है व्हेन यू डायरेक्टली पे द टैक्स टू द इम्पोजिंग अथॉरिटी. फॉर एग्जांपल, मेरे ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स लगाती है और मैं खुद ही अपना इनकम टैक्स फाइल करता हूँ, रिटर्न फाइल करता हूँ, पे करता हूँ. मैं जो अपना टैक्स का बर्डन है, मतलब टैक्स की जो पेमेंट है, उसको शिफ्ट नहीं कर सकता किसी और पे. मतलब मैं किसी और को बोल दूं कि आप मेरा इनकम टैक्स पे कर देना. दैट कैन नॉट हैपन इन डायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं दीज आर इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स. इनकम एंड प्रॉफिट्स पे इम्पोज करे जाते हैं. फॉर एग्जांपल, योर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. और थोड़ा पीटी के लिए और डेप्थ पे चलते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कलेक्शन है, पॉलिसी मेकिंग है, दैट इज डन बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस विच इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, तो सीबीडीटी है जो कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकिंग वो सब करेगा. वो काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर, जो कि अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के. सीबीडीटी जो है एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो काम करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंडर. ठीक है, तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश्ड है. देन थोड़ा और, जो टैक्सेस हैं दे गो टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि एस्टैब्लिश हुआ है हमारा आर्टिकल 266 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें क्या है, अगर इस फंड से पैसा निकालना है तो देन अ पार्लियामेंट्री अप्रूवल हैज टू बी टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना होता है. वो कैसे लेती है गवर्नमेंट? अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है बजट के टाइम में टू विथड्रॉ फंड्स. Now, as anticipated, government has also missed the GST collections target. GST के जो कलेक्शन टारगेट थे वो भी मिस होते हैं क्योंकि कोविड चल रहा है, डिमांड है नहीं इकोनॉमी में, डिमांड नहीं है तो टैक्स कलेक्शन कहां से आएगा. देख लेते हैं एक बार इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. लेट अस से आई गो टू मैकडॉनल्ड्स एंड आई कंज्यूम अ मील एंड देन मैकडॉनल्ड्स विल इम्पोज जीएसटी ऑन मी. मैं मैकडॉनल्ड्स गया, मैंने एक मील लिया, मैकडॉनल्ड्स ने मेरे ऊपर जो है जीएसटी लगा दिया. अब जीएसटी उससे कलेक्ट करा मैकडॉनल्ड्स ने और गवर्नमेंट को पे करा मैकडॉनल्ड्स ने. बट अल्टीमेटली जो बर्डन था, जो पैसा था, वो मेरी पॉकेट से गया. तो अल्टीमेटली हेयर कलेक्शन के लिए जो एंटिटी है वो कोई और होती है और जो फाइनली पे करता है, जिसके ऊपर बर्डन पड़ता है, वो एंटिटी दूसरी है, इसमें कंज्यूमर. नाउ जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं दे आर लीवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जांपल, योर goods and services tax, GST, customs duty, value added tax, etc. Then CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर हैंडलिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. ये अगेन काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर. ये अगेन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963. नेक्स्ट आगे चलते हैं. थोड़ा ये टेक्निकल चीज है तो इसको देख लेना, क्योंकि मेनली आई हैव सीन दैट जो भी मतलब ऑनलाइन वगैरह टीचर्स हैं वो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं कॉन्सेप्ट में, तो इसको थोड़ा ढंग से समझ लेना. इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन. सी इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन क्या है बेसिकली, कि सबसे पहले इमीडिएटली किसने पे करा गवर्नमेंट को टैक्स. इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन है कि अल्टीमेटली किसकी जेब से गया पैसा, मतलब जो लास्ट में बर्डन है टैक्स का वो किसके ऊपर आया. इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. लेट अस से जो इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स का जो इमीडिएटली पे कौन करता है, वो भी मैंने करा, और
उसका अल्टीमेटली बर्डन मतलब किसकी जेब से गया एंड में, वो भी मेरी जेब से गया। तो डायरेक्ट टैक्सेस में इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस सेम एंटिटी के ऊपर होता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में देख लेते हैं। सी इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा कि गवर्नमेंट को तो मैकडोनल्ड्स ने पे कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली आपने देखा होगा मील के अंदर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो जो मील के अंदर मेरे टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड थे तो वो अल्टीमेटली मेरी पॉकेट से गया। तो इन डायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस सच जीएसटी, आपका जो इम्पैक्ट और इंसिडेंस है वो अलग अलग एंटिटीज के ऊपर रहेगा। तो यहां पे इम्पैक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर रहा मैकडोनल्ड्स के ऊपर और इंसिडेंस रहा कंज्यूमर के ऊपर। नेक्स्ट ये टॉपिक है आजकल न्यूज में है फिस्कल मार्क्समैनशिप। ये पहले इकोनॉमिक सर्वे का टॉपिक है, तो इसको बेसिकली समझ लेते हैं क्या। फिस्कल मार्क्समैनशिप एक कॉन्सेप्ट है विच टॉक्स अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ गवर्नमेंट्स फिस्कल फॉरकास्ट। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब बजट आता है तो गवर्नमेंट कहती है कि इस साल हमारा रेवेन्यू इतना होगा, एक्सपेंडिचर इतना होगा, तो वो एस्टिमेट्स देती है बेसिकली। जब गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स और एक्चुअल टैक्स रेवेन्यू या एक्चुअल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस आ जाता है तो दैट मीन्स पुअर फिस्कल मार्क्समैनशिप। पुअर फिस्कल मार्क्समैनशिप मतलब गवर्नमेंट के फॉरकास्ट जो है वो ठीक नहीं है। और नेक्स्ट है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। कि केरला, पंजाब, बिहार इन्होंने आर्ग्यू करा है कि आरबीआई का जो डिसीजन है, अब यहाँ पे परसेंटेज में मत जाना कि 60% अलाउ कर दिया पहले की लिमिट से, वो सब जरूरी नहीं है। यहाँ पे बेसिक आर्ग्यूमेंट है कि जो स्टेट्स हैं वो आरबीआई को कह रहे हैं कि आपने डब्ल्यूएमए का लिमिट तो बढ़ा दिया बट वो इनएडिक्वेट है बिकॉज आर एक्सपेंसेस ड्यू टू कोविड आर इंक्रीजिंग। अब डब्ल्यूएमए को समझ लेते हैं बेसिकली है क्या। WMA वेज एंड मीन्स एडवांसेस, दीज आर शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी। सेंटर और स्टेट दोनों को अलाउ होता है टू बोरो फ्रॉम आरबीआई। रिमेंबर आरबीआई इज द बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की अगर कोई टेम्परेरी मिसमैच है बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रिसीट, सी फॉर एग्जांपल अभी कोविड चल रहा है, कोविड के अंदर सेंटर जो है फिस्कल स्टिमुलस दे रहा है, फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। देन स्टेट्स भी हैं वो अपने एंड पे फिस्कल स्टिमुलस दे रहे हैं, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है, केरला गवर्नमेंट है, वो सब भी स्टिमुलस दे रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मिसमैच हो गया, मतलब एक्सपेंडिचर तो बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो इस टाइम में यू कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई अंडर डब्ल्यूएमए। अब जो इंटरेस्ट जो है चार्ज होता है डब्ल्यूएमए वो रेपो रेट होता है। रेपो रेट करंटली आज की डेट में है 4%। डब्ल्यूएमए लोन जो है 3 मंथ टेन्योर होता है जनरली इनका। और गवर्नमेंट, स्टेट और सेंटर दोनों को ओवरड्राफ्ट मतलब आपको 100 रुपीज अलाउड थे लेकिन आपको 120 चाहिए तो वो भी अलाउड होता है। लेकिन ओवरड्राफ्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो रेपो रेट से 2% ऊपर रहेगा। नेक्स्ट थोड़ा फैक्ट्स देख लेते हैं। सी लीगल आर्किटेक्चर क्या है बेसिकली, इट इज डन अंडर आरबीआई एक्ट 1934। नॉर्मली क्या होता है कि सिविल्स में यूपीएससी कॉन्सेप्ट पूछ लेती है या कभी फैक्ट पूछ लेती है। अगर थोड़ा पेपर डिफिकल्ट सेट करना हो तो क्या है कि कॉन्सेप्ट पूछ लिया और हाइब्रिड टाइप का क्वेश्चन बना दिया, तो उसके लिए थोड़ा बहुत ये फैक्ट्स वगैरह लर्न करना या मेमोराइज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट सिनेरियो में। अब आगे चलते हैं। एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। कि केरला ने फ्लेक्सिबिलिटी मांगी है एफआरबीएम एक्ट के अंदर सो दैट दे कैन प्रोवाइड फिस्कल स्टिमुलस बिकॉज ऑफ कोविड। अब इसको देख लेते हैं। सी करंटली जो फिस्कल डेफिसिट की लिमिट्स होती हैं या फिस्कल बोरोइंग की लिमिट्स होती हैं वो उनकी सीलिंग है, उनकी लिमिट है 3% ऑफ देयर स्टेट्स जीडीपी। ये है अंडर एफआरबीएम एक्ट। सेंटर का अपना एफआरबीएम एक्ट होता है, स्टेट्स का अपना एक्ट होता है, दोनों ने अपने अपने एनेक्ट करे हुए अलग अलग। एफआरबीएम के अंदर एक एस्केप क्लॉज होता है अंडर सेक्शन 4। ये सेक्शन वगैरह याद मत करना, सिर्फ इतना पता होना चाहिए एस्केप क्लॉज है। अंडर एस्केप क्लॉज जब इसको यूज करेगा सेंटर तो दे कैन एक्सीड देयर फिस्कल डेफिसिट टारगेट बाय 0.5%। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि करंटली फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है गवर्नमेंट का 0.5%, सॉरी 3%, और अगर एस्केप क्लॉज को यूज करूंगा तो देन आई कैन इंक्रीज माय फिस्कल डेफिसिट टू 3.5%। इसके ग्राउंड्स बहुत सारे हैं तो ये याद करने मत जाना, स्कैन कर लेना। 2 ग्राउंड्स याद कर लेना क्योंकि ये न्यूज में है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इसका यूज हुआ है करंटली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वाले का, वो आगे जाके देखेंगे कैसे हुआ है। देन नेशनल कैलामिटी। अब कोविड-19 के अंदर बात कर रहे हैं कि इसको डिक्लेयर कर देना चाहिए एज अ नेशनल कैलामिटी। इससे क्या है कि सेंटर और स्टेट दोनों की फिस्कल डेफिसिट के जो टारगेट हैं, जो लिमिट्स हैं, वो सस्पेंड हो जाएंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, सेंटर एंड स्टेट्स दे विल बी एबल टू बोरो मोर फ्रॉम द मार्केट सो दैट दे कैन टैकल द कोविड पैंडेमिक। अब एक थोड़ा पीटी के लिए चीज देख लेते हैं। सी स्टेट्स का जो टोटल फिस्कल डेफिसिट, कंसोलिडेटेड का मतलब यहां पे ये है कि सारे स्टेट्स का मिला के,
सारे स्टेट्स का जो फिजिकल डेफिसिट है वो अराउंड 2.6% ऑफ जीडीपी है 2019-20 का, इनकी लिमिट है 3%। तो विद अब इनका क्या हो गया है, मार्जिनल रेवेन्यू सरप्लस। पहले इनका लास्ट के 3 ईयर में रेवेन्यू डेफिसिट था। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। रेवेन्यू सरप्लस मतलब एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहां पे क्या, स्टेट्स का रेवेन्यू सरप्लस हो गया। तो अगर पीटी के अंदर स्टेटमेंट आ जाए कि द कंसोलिडेटेड रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ स्टेट्स इज स्टेडीली इंक्रीजिंग, तो दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग बिकॉज स्टेट्स अब रेवेन्यू सरप्लस में जा चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, रेवेन्यू डेफिसिट को समझ लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू रिसीट कम है। मतलब कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो 100 था, रेवेन्यू रिसीट जो है 80 रुपीज थी, तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा आपका 100 माइनस 80, दैट इज 20 रुपीज। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है दैट एक्सपेंडिचर विच इज डन ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। नॉर्मल फंक्शनिंग मतलब आपकी सैलरीज, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह। दिस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर शुड नॉट इंक्लूड एनी एसेट क्रिएशन, चाहे वो फिजिकल एसेट हो या फाइनेंशियल एसेट हो। देन रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, वो इनफ्लो ऑफ फंड और दैट इनफ्लो ऑफ मनी टू गवर्नमेंट विच इज नॉन रिडीमेबल। मतलब इसको रिक्लेम नहीं कर सकते, आप दोबारा वापस नहीं मांग सकते गवर्नमेंट से। फॉर एग्जाम्पल योर टैक्स रेवेन्यू, जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस और योर नॉन टैक्स रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ओन करती है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स गवर्नमेंट को डिविडेंड देते हैं, तो डिविडेंड वो है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू वगैरह के अंदर। फिर आगे चलते हैं, नया टर्म इंट्रोड्यूस करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट 2010-11 में, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये क्या होता है, जो ग्रांट है, ग्रांट मतलब एक तो होता है लोन, लोन हैज टू बी रीपेड, बट जो ग्रांट है वो रीपे नहीं करा जाता है। तो कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे ग्रांट देती हैं जिससे एसेट क्रिएशन होता है, बट ग्रांट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ गवर्नमेंट यहां पे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ली गई है, जिसमें कि हम रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर से ग्रांट गिवन फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट्स उसको डिडक्ट कर देते हैं, सो दैट वी हैव अ मोर फेयर और मोर रियल पिक्चर ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ग्रांट देती है कुछ स्कीम्स के लिए। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बेसिकली रूरल रोड्स के लिए होती है। अब रूरल रोड्स क्या है, फिजिकल एसेट, तो यहाँ पे एसेट क्रिएट हो गया, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर एसेट क्रिएशन नहीं आता है। तो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉट अबाउट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, सो दैट हमारे पास एक क्लियरर पिक्चर हो कि असली में हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। कभी कभार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि अल्टीमेटली एफआरबीएम नॉर्म्स जो है वो कभी रिलैक्स नहीं करे गए हैं पास्ट में। तो ऐसे क्वेश्चन से डील करने के लिए थोड़ा बहुत फैक्चुअल नॉलेज जो है हमें जरूरी होता है। इसमें परसेंटेज वगैरह मत जानो, बस ये याद रख लेना कि एफआरबीएम जो नॉर्म्स हैं वो पहले भी हमने उनमें रिलैक्सेशन करी हुई है गवर्नमेंट ने। 2008-2009 के अंदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जिसे हम ग्रेट रिसेशन या ग्लोबल रिसेशन भी बोलते हैं, जो मेनली आपके वेस्ट में हुआ था। तो इस समय इंडिया के अंदर जो है स्लो डाउन हुआ था, हमारे यहाँ रिसेशन नहीं हुआ था। टेक्निकली स्पीकिंग रिसेशन होता है नेगेटिव ग्रोथ फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, उसकी टेक्निकल डेफिनेशन। तो हमारे यहाँ पे तब रिसेशन नहीं हुआ था, हमारे यहाँ पे सिर्फ स्लो डाउन हुआ था। तो सेंटर ने स्लो डाउन से को टैकल करने के लिए फिस्कल स्टिमुलस दिया था। फिस्कल स्टिमुलस मतलब अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वगैरह बढ़ाया, अपने टैक्स वगैरह घटा दिए ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिले। तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो इंक्रीज हो गया था 6.2%, बट गोल उस साल का था 2.7%। सिमिलरली उस साल जो स्टेट्स के फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स थे वो भी रिलैक्स करे गए थे टू 3.5% ऑफ स्टेट जीडीपी। रिसेंटली, ये इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली हुआ है क्योंकि ये रिसेंटली बजट 2020-21 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस करा है। और ये आगे जाके स्लाइड में डेप्थ में लेंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस करा है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस करा है तो इसे गवर्नमेंट ने बोला है कि दिस इज अ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। तो इससे क्या है, गवर्नमेंट ने एस्केप क्लॉज को ट्रिगर करा है। एस्केप क्लॉज, रिमेंबर एफआरबीएम एक्ट सेक्शन 4 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंडर अपनी जो है डेफिसिट की लिमिट को एनहांस कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट टारगेट को इंक्रीज कर लिया है। पहले 3.3% था, अब जो है 3.8% हो गया। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज।
नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जो बिगिनर्स हैं या जो कोई और है उनके लिए एफआरबीएम एक्ट दे दिया है कि उनको पता लग जाए बेसिकली एफआरबीएम एक्ट क्या है, इसको आप देख लेना, स्लाइड्स अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट चलते हैं एफआरबीएम रिव्यू कमेटी, एनके सिंह पैनल। ये न्यूज में है, एनके सिंह भी काफी न्यूज में है बिकॉज एनके सिंह जो है आपके चीफ हैं फाइनेंस कमीशन के करंटली। एनके सिंह पैनल ने रिकमेंड करा है कि इंस्टेड ऑफ फिस्कल एंड रेवेन्यू डेफिसिट नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दे शुड फोकस ऑन पब्लिक डेट एज अ प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी टू 60% बाई 2023। बेसिकली ये कह रहे हैं कि पब्लिक डेट मतलब गवर्नमेंट का जो डेट है वो एज अ प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी, से मान लो जीडीपी मेरा 100 रुपीज है तो गवर्नमेंट का डेट 60 रुपीज होना चाहिए बाई 2023। अभी करंटली अराउंड 70% पे, मतलब 70 रुपीज है, तो इसको हमें कम करना है, 60% तक लेके जाना। ये बेसिकली पब्लिक डेट एज अ प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी जो है, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है, ये मेजर होता है इंसॉल्वेंसी का। ये रेटिंग एजेंसीज वगैरह भी यूज करती हैं। तो इंसॉल्वेंसी क्या होती है बेसिकली कि व्हेन यू आर अनेबल टू पे द लोन यू हैव टेकन, जो भी आपने पैसा उठाया मार्केट से आप उसे वापस नहीं लौटा पाओगे, उसे इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। तो अगर ज्यादा पैसा उठा लेगी गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली पे नहीं कर पाएगी, डिफिकल्टी आएगी। तो दैट इज वाई 60% रखा गया है, इसको 2023 तक लेके जाना है वहां पे। नाउ डेट टू जीडीपी रेशियो जो 60% दिया है एनके सिंह पैनल ने, उसमें 40% लिमिट है सेंटर के लिए, 20% लिमिट है स्टेट्स के लिए। मतलब तो 60 रुपीज की बोरोइंग होगी, उसमें से 40 की बोरोइंग होगी सेंटर में, 20 रुपीज की बोरोइंग होगी बाई स्टेट्स। अब ये जो है आप इसमें मत जाना कि ये परसेंटेज वगैरह है, फिस्कल डेफिसिट के अंदर रिलैक्सेशन वगैरह दी थी इस पैनल ने कि 2020 तक तो आप 3% रखते रहो और उसके बाद जो है धीरे धीरे रिड्यूस करना शुरू कर देना, 2.5% तक ले जाना 2023 तक। नाउ इन्होंने रिकमेंड करा था, ये जो एस्केप क्लॉज हम पढ़ रहे हैं, एस्केप क्लॉज रिकमेंड करा है एनके सिंह पैनल ने। दैट इज अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ग्राउंड्स हैं जैसे नेशनल कैलेमिटी है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वगैरह है, तो गवर्नमेंट जो है सस्पेंड कर सकती है अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट को, उसको इंक्रीज कर देगी 0.5%, सो दैट दे कैन बोरो मोर, दे कैन स्पेंड मोर। तो बेसिकली उससे क्या होगा, डिमांड वापस आ जाएगी। देन इसने रिकमेंड करा है फिस्कल काउंसिल। फिस्कल काउंसिल हमने कवर करा है इन डेप्थ इन द वीकली राउंड अप। वहां पे एक्स आरबीआई गवर्नर का एक आर्टिकल था, उन्होंने पूरा क्रिटिक प्रोवाइड करा है, वे फॉरवर्ड प्रोवाइड करा है, उसको वहां देख लेना। यहाँ आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। फिस्कल काउंसिल है बेसिकली एक इंडिपेंडेंट बॉडी एस्टैब्लिश करी जाएगी, ये एनालाइज करेगी गवर्नमेंट की फिस्कल परफॉर्मेंस को, कि जैसे गवर्नमेंट जो है कितना एक्सपेंडिचर करा, गवर्नमेंट ने अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करा या ज्यादा सब्सिडी दे दी, गवर्नमेंट ने अपने टारगेट्स को मीट करा या नहीं करा, ये सब ये जज करेगी। एंड ये प्रोवाइड करेगी फिस्कल फॉरकास्ट या प्रोजेक्शन, मतलब कि गवर्नमेंट का डेफिसिट इतना होने वाला है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू इतना होगा, इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू इतना होगा, ये सब ये प्रोवाइड करेगी। देन अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ये रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करेगी फाइनेंस मिनिस्ट्री को ऑन द वे फॉरवर्ड। अब आगे चल लेते हैं डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। सी करंटली क्या हो रहा है, दोनों सेंटर और स्टेट के पास पैसा है नहीं, बाहर के लोग पैसा देंगे नहीं, इकोनॉमी के अंदर पैसा है नहीं, तो अब कौन बचा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, और यू कैन से द बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो अब बात चल रही है बेसिकली सी गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि लेट अस से टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का 100 रुपीज और जो टोटल रेवेन्यू है वो है 80 रुपीज। तो मेरा रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो मुझे उसके लिए बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो फिस्कल डेफिसिट होता है हमारा, ये रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट को कितना बोरो करना पड़ेगा मार्केट से टू ब्रिज द गैप बिटवीन योर एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। नाउ गवर्नमेंट बोरोइंग जो है वो इंटरनल सोर्सेज से भी हो सकती है, एक्सटर्नल सोर्सेज से भी हो सकती है। इंटरनल सोर्सेज मतलब आपके फॉर एग्जांपल पब्लिक, जैसे हम लोग पैसा लगाते हैं नेशनल स्मॉल सेविंग्स अकाउंट वगैरह के अंदर, किसान विकास पत्र स्कीम वगैरह के अंदर। देन कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट बोरो कर लेती है, सेंट्रल बैंक से तो बोरो करती है। देन एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अभी वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टू फाइट कोविड। नाउ अभी करंटली क्या चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, सी कोविड की वजह से देयर हैज बीन अनएम्प्लॉयमेंट, प्लस सैलरी के कट्स हो रहे हैं जगह जगह, जैसे 20% किसी के कट हो गए, किसी का 30, किसी का 50 हो गया, किसी की सैलरी नहीं आ रही है, तो ऑटोमेटिकली अब सेविंग्स नहीं है इकोनॉमी के अंदर, तो गवर्नमेंट बोरो तो नहीं कर पाएगी हाउस होल्ड से। फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो भी एडवांस इकोनॉमीज में जा रहे हैं, जैसे कि यूएस वगैरह में जा रहे हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे। तो नाउ यहाँ पे कौन आएगा, बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के अंदर क्या होता है बेसिकली, गवर्नमेंट को जैसे मान लो दे नीड 1 लाख करोड़ रुपीज, तो गवर्नमेंट जो है बॉन्ड इशू करेगी 1 लाख करोड़ रुपीज के, आरबीआई को बेचेगी, आरबीआई उसे खरीदेगा डायरेक्टली, दैट इज वाई डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। आरबीआई डायरेक्टली खरीद लेगा गवर्नमेंट से और प्रिंट करेगा करेंसी और गवर्नमेंट को दे देगा। तो गवर्नमेंट विल इशू बॉन्ड,
RBI will print currency and give the money to government. That is direct monetization. Then होता है एक indirect monetization. Indirect monetization में बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट इश्यू करेगा बॉन्ड, आरबीआई को देगा, आरबीआई ऑक्शन करेगा ओपन मार्केट में, उसमें वहां एसबीआई खरीद लेगा। अब जब एसबीआई खरीद लेगा तो आरबीआई एक और ओपन मार्केट ऑप्शन करेगा, उसमें आरबीआई बाई कर लेगा एसबीआई से। ठीक है, तो दो स्टेप होंगे इनडायरेक्ट के अंदर। पहला स्टेप होगा गवर्नमेंट ने आरबीआई को दिया और आरबीआई ने सेल कर दिया एसबीआई को। दूसरा स्टेप होगा आरबीआई ने बाई कर लिया एसबीआई से। तो इसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन जो है वो हमारे यहाँ डिसकंटिन्यू हो गई थी 1997। उससे पहले डायरेक्ट मोनेटाइजेशन होता था गवर्नमेंट के डेट का। बेसिकली ये जो गवर्नमेंट का फिस्कल स्टिमुलस वगैरह है, दिस ऑल ओरिजिनेट्स फ्रॉम केनेजियन इकोनॉमिक्स। 1929 टू 1933 ग्लोबल डिप्रेशन हुआ था। तब तक चलता था क्लासिकल इकोनॉमिक्स और यू कैन से लेसिस फेयर। लेसिस फेयर मतलब लीव्स द मार्केट अलोन, वो अपने आप एडजस्ट कर लेंगे सप्लाई डिमांड के थ्रू। बट देन वी रियलाइज दैट कि ये काम नहीं करता है, तो केन्स एनालाइज द ग्लोबल डिप्रेशन एंड देन केन्स रिकमेंडेड दैट देयर हैज टू बी एन इंटरवेंशनिस्ट स्टेट। स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा इकोनॉमी के में टू स्टेबलाइज इकोनॉमी। सो लेट अस से अभी स्लो डाउन है, रिसेशन है, तो केनेजियन इकोनॉमिक्स ये कहेगी कि गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड फिस्कल स्टिमुलस, मतलब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। उससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल लेट अस से गवर्नमेंट ने इंफ्रा क्रिएट कर दिया, एक जो है रूरल रोड्स बनानी शुरू कर दी। उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, प्लस डिमांड जनरेट होगी आपके प्राइवेट सेक्टर के लिए, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट बाई करेगी, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में डिमांड होगी, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। आइडियल लिमिट जो है गवर्नमेंट डेट की, मतलब गवर्नमेंट कितना बोरो करे, वो डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए है दैट डेट नहीं बढ़ना चाहिए फ्रॉम 80 to 90% ऑफ जीडीपी। करंटली हमारा है 70% ऑफ जीडीपी, सो वी आर ऑन द सेफर साइड राइट नाउ। देन कुछ और कॉन्सेप्ट है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट समझ लेते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। लेट अस से 100 रुपीज इज अवेलेबल इन द इकोनॉमी फॉर बोरोइंग। 100 रुपीज अवेलेबल है बोरोइंग के लिए, और उसमें से बोरो करना है गवर्नमेंट को, उसमें से बोरो करना है कॉर्पोरेट्स को, उसमें से बोरो करना है हाउस होल्ड्स को। तो गवर्नमेंट ने इसमें से 70 रुपीज बोरो कर लिए, अब 30 रुपीज रह गए बाकी के मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, मतलब हम जो कि हाउस होल्ड हैं और कॉर्पोरेट्स के लिए। तो अब क्या हो गया, गवर्नमेंट ये इकोनॉमी के अंदर फंड अवेलेबिलिटी इज लेस बट डिमांड फॉर द फंडिंग इज मोर। ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएंगे। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएंगे तो जो प्राइवेट सेक्टर है दे विल पोस्टपोन देयर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो इन क्राउडिंग आउट गवर्नमेंट एक्शन की वजह से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इज ड्रिवन आउट ऑफ द मार्केट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्राउडिंग आउट। देन देयर इज क्राउडिंग इन। ये अगेन केनेजियन इकोनॉमिक्स से लिंक करते हैं कि when there is no demand in economy, when there is recession or depression in economy, तो देयर इज नो डिमांड। तो इसका मतलब है नाउ गवर्नमेंट दे कैन स्टार्ट स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। अगेन गवर्नमेंट जो है, लेट अस से एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट स्टार्ट बिल्डिंग रूरल रोड्स। गवर्नमेंट ने रूरल रोड बनानी शुरू करी, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, प्लस उसके साथ क्या होगा, देयर विल बी डिमांड फॉर सीमेंट, देयर विल बी डिमांड फॉर रॉ मटेरियल विच विल बी टेकन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर के गुड्स के लिए डिमांड बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब प्राइवेट सेक्टर डिमांड देखेगा तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। इस केस में क्या हुआ है, क्राउडिंग इन में बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एक्शन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इज ब्रॉट बैक इनटू द इकोनॉमी। क्राउडिंग आउट में गवर्नमेंट एक्शन की वजह से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट ने ड्राइव आउट कर दिया, क्राउडिंग इन में वापस ले आई प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड। सी ये न्यूज में था बिकॉज A draft legislation has been submitted by अखिलेश रंजन टास्क फोर्स। बेसिकली कभी कभार पीटी में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी टास्क फोर्स ने जो है अभी डायरेक्ट टैक्स कोड के ऊपर एक लेजिस्लेशन को सबमिट करा है, तो उसका आंसर होगा अखिलेश रंजन टास्क फोर्स। डीटीसी जो है ये मेंस का टॉपिक है, इसको मेंस में इनडेप्थ करेंगे। डायरेक्ट टैक्स कोड है बेसिकली यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपने डायरेक्ट टैक्स लॉस को। जैसे कि गवर्नमेंट जो है लेबर लॉस के लिए कोड बना रही है, इसमें सिंप्लीफाई करेंगे और सबके मिला के एक कोड बना देंगे। यहीं पे जो है डायरेक्ट टैक्स लेजिस्लेशन को जो है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, वेल्थ टैक्स एक्ट है, इनको जो है एक कोड बना दिया जाएगा
अब इंडिया के अंदर डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है इंक्रीज हो रहा है। ये है आपका लास्ट 10 ईयर में हाईएस्ट है 2017-18 के अंदर। तो मतलब लेटेस्ट से जीडीपी 100 रुपीज है, उसमें से अराउंड 6% आपके डायरेक्ट टैक्सेस रेवेन्यू जनरेट हुए। ऑटोमेटिकली ये गुड न्यूज है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है टैक्स टू जीडीपी रेशियो काफी लो है। दिस रिफ्लेक्ट्स इंप्रूवमेंट इन टैक्स बयंसे इन इकोनॉमी। अब टैक्स बयंसे है वो थोड़ा टेक्निकल है, उसको समझ लेते हैं। ईटी के लिए टैक्स बयंसी है, मेंस के लिए डीटीसी वगैरह इंपॉर्टेंट है। एंड टैक्स बयंसी क्या होता है? बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट्स टैक्सेशन सिस्टम। ये रिफ्लेक्ट करता है कि टैक्स रेवेन्यू जनरेशन किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है टू इकोनॉमिक ग्रोथ। दैट इज इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजेस and then tax revenue or tax mobilization increases, then we will say that taxes are buoyant. मतलब जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा और टैक्स रेवेन्यू उसकी वजह से बढ़ेगा तो हम लोग बोलेंगे कि टैक्स buoyant है। इसी के साथ एक लिंक्ड कॉन्सेप्ट होता है जहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, टैक्स इलास्टिसिटी। टैक्स इलास्टिसिटी जो है वो एक मेजर है जो रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करता है ऑफ टैक्स रेवेन्यू एंड चेंजेस इन द टैक्स रेट। मतलब कि टैक्स रेट गवर्नमेंट ने घटाया तो उससे टैक्स रेवेन्यू कितना बढ़ा, या गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ाया तो उससे टैक्स रेवेन्यू कितना बढ़ा। तो दोनों में डिफरेंस है। टैक्स बेयंसी लिंकेज बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। टैक्स इलास्टिसिटी इज द लिंकेज बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड द चेंजेस इन टैक्स रेट। ये बेसिक याद रख लेना। अब एक साथ में कॉन्सेप्ट है लेफर कर्व। लेफर कर्व जो है बेसिकली रिलेशनशिप को सिग्निफाई करता है बिटवीन द रेट्स ऑफ टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट्स टैक्स रेवेन्यू। लेफर कर्व ये कहता है कि इफ टैक्स रेट्स आर कट एंड अल्टीमेटली क्या होगा कि बिजनेस के प्रॉफिट्स, जो बिजनेस की इनकम वगैरह है वो बढ़ जाएगी। अब जब बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा ऑटोमेटिकली, लेट अस से गवर्नमेंट ने अभी कॉर्पोरेट टैक्स रेट को रिड्यूस करा है। तो पहले 30% पे था, अब 22% पे लेके आ गए। तो पहले मैं 30 रुपीज टैक्स पे करता था 100 में से, अब मैं 22 रुपीज टैक्स पे करता हूँ, तो मेरा 8% प्रॉफिट बढ़ गया। ऑटोमेटिकली आई वुड लाइक टू एक्सपैंड इन सच एन इकोनॉमी। ठीक है। और जब टैक्स रेट कट होंगे, मान लो इनकम टैक्स रेट कम कर दिया गवर्नमेंट ने, तो लोग जो है वो भी काम करना चाहेंगे ज़्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी इनकम बढ़ेगी। तो इससे क्या होता है, देयर विल बी इकोनॉमिक ग्रोथ। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा कंजम्पशन होगा, ज़्यादा कंजम्पशन होगा तो देयर विल बी हायर टैक्स रेवेन्यू। ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, कंजम्पशन होगा तो हायर टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट अपने आप ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करेगी, हायर इनकम टैक्स, हायर कॉर्पोरेशन टैक्स एक्सेट्रा। अब थोड़ा और देखते हैं इसको। ये कहता है कि अगर टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाए अब सर्टेन लिमिट, ये ऊपर डायग्राम देख लेना, ये इन्वर्टेड यू है, मतलब इसे बेल शेप भी बोलते हैं, कि एक लेवल के बाद जो है टैक्स रेवेन्यू गिरने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। लेट अस से टैक्स रेट है 30% और गवर्नमेंट ने उसे कर दिया 80%। अब आपने 100 रुपीज अर्न करे, उसमें से 80 रुपीज तो गवर्नमेंट ही लेगी, सो यू वोंट बी मोटिवेटेड टू वर्क मोर। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोग काम करने के लिए डिस्करेज होंगे, लोग काम ही नहीं करेंगे, बिजनेस एक्सपैंड ही नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू अपने आप डाउन हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट इज लेफर कर्व। अब गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट करा है, डोमेस्टिक फॉरेन कंपनीज दोनों ही पे करती हैं कॉर्पोरेट। गवर्नमेंट ने रिड्यूस करा है 22% और जो नई कंपनीज है उनके लिए ये लेके आ गए 15%। ये बेसिकली इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना कि हम लोग जो है we are trying to make India attractive for MNCs and for domestic companies, जिससे जो है चाइना से जो कंपनी जो है वेकेट करना चाहती हैं वो यहाँ पे है। जैसे कि जापानीज कंपनी हो गई या जर्मन की कंपनी हो गई, यूरोप की, अमेरिकन कंपनीज होगी, वो हमारे इसलिए क्योंकि हमारे इफेक्टिव टैक्स रेट जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग CSR वगैरह, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वो भी पे करते हैं। तो इफेक्टिवली पहले जो है आपका अराउंड 33-34% टैक्स आता था, और एज कम्पेयर टू बाकी जो इकोनॉमीज है वहाँ पे 20-22% है। क्या है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हम लोग टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने ये रिफॉर्म करा है। इससे क्या होगा, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली दे वुड लाइक टू इन्वेस्ट, देयर विल बी कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। मतलब कैपिटल फॉर्मेशन का, दे विल इन्वेस्ट इन प्लांट, टूल, मशीनरी। रिमेंबर, कैपिटल फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैपिटल फॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है, बिकॉज व्हेन वी गो फॉर मैकेनाइजेशन और व्हेन वी गो फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, टूल, मशीनरी, देयर इज प्रोडक्टिविटी गेन फॉर द इकोनॉमी। इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और फिर इकोनॉमी की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। ऑब्वियसली
हम एक लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, तो वी हैव टू रिकंसाइल विद द लेबर ऑल्सो। अब इससे जो इश्यूज होने वाले हैं वो ये है कि टैक्स कट की वजह से फिजिकल पोजीशन ऑफ जो सेंटर है वो थोड़ी डगमगा जाएगी, बिकॉज देयर विल बी अ कॉस्ट। आपने टैक्स जब जो है फॉरगॉन कर दिया, टैक्स छोड़ दिया आपने, तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान होगा गवर्नमेंट का, ये टैक्स रेवेन्यू नहीं आएगा, दैट इज 1% ऑफ जीडीपी। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट अंडर फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन स्टेट्स को भी पैसा देती है। जब गवर्नमेंट के पास ही 1.5 करोड़ रुपए कम आएगा तो स्टेट्स के पास भी कम पैसा जाएगा, तो फिजिकल जो गवर्नमेंट के पास, जो स्टेट्स के पास पैसा जाना था, वो भी थोड़ा फिजिकल स्पेस उनका भी थोड़ा जो है कंस्ट्रेंट हो जाएगा। एक चीज याद रखना कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है इट इज पेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। कुछ लोग हैं वो कहीं पीटी में आ जाए, वो यूपीएससी मार दे कि इट इज पेड अंडर कॉर्पोरेशन टैक्स एक्ट, तो कुछ लोग बोले हाँ यार कॉर्पोरेशन ही होगा। उस तरीके से नहीं करना है, इसलिए आई ऑलवेज से दैट यू शुड बी वेल रेड, अंदर तुक्केबाजी से बचना है। नेक्स्ट ये स्कीम आई है सबका विश्वास स्कीम, इसको देख लेते हैं कि सबका विश्वास स्कीम में बेसिकली क्या है कि अब नया जीएसटी आ गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो पहले के जो टैक्सेस थे सेंट्रल, जैसे सर्विस टैक्स हो गया, सेंट्रल एक्साइज हो गया, ये सब अब जीएसटी का पार्ट बन गए, लेकिन इनके अभी भी डिस्प्यूट चल रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ने बोला आपका इतना टैक्स बनता है, मैन्युफैक्चरर ने बोला एक्साइज में कि मेरा इतना टैक्स नहीं बनता है, वहाँ पे जो इशू है वो कोर्ट के अंदर चला गया। तो इसके अंदर अब दो कंपोनेंट है। पहला तो डिस्प्यूट, मतलब कि कुछ भी करके जो लेगेसी केसेस मतलब जो पुराने केसेस चल रहे हैं एक्साइज में, सर्विस टैक्स में, उनको जो है जो लिटिगेशन के अंदर है उनको खत्म करना है। दूसरा कंपोनेंट है एमनेस्टी कंपोनेंट। एमनेस्टी कंपोनेंट के अंदर टैक्स पेयर जो है आउटस्टैंडिंग टैक्स दे देगा, उसमें भी बहुत सारी रिलैक्सेशन दी हैं गवर्नमेंट ने, प्लस अब टैक्स के बाद उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, दैट इज देयर इज कंप्लीट एमनेस्टी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। अब इसमें गवर्नमेंट बहुत रिलीफ दे रही है, दैट इज टैक्स ड्यू जो है आपके उनके अंदर भी रिबेट है, प्लस जो है वेवर दे रही है इंटरेस्ट का। मतलब होता क्या है कि केस चल रहा है, आपने टैक्स देना था 1000 करोड़, आपने केस फाइल कर दिया, केस चले जा रहा है, लेकिन जो 1000 करोड़ पेंडिंग है उस पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट लगाती रहती है। तो अगर गवर्नमेंट केस जीतेगी तो आपको 1000 करोड़ तो देना ही है, प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट भी वेव कर रही है गवर्नमेंट, और टैक्स के अंदर भी रिबेट दे रही है। ये स्कीम जो है अनाउंस हुई है बजट 29-20 में। अगर किसी को और फैक्ट्स देने हो तो नीचे एक और फैक्ट दे दिया है मैंने, वो देख लेना। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। 2019 बजट 4% जो है गवर्नमेंट ने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इंट्रोड्यूस करा है। अब सेस क्या होता है? बेसिकली इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस। तो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट अस से आई गो टू मैकडॉनल्ड्स, और मैकडॉनल्ड्स में आई कंज्यूम अ मील फॉर 100 रुपीज, उसमें जीएसटी लगता है 5%। अब जीएसटी लगा दिया 5%, तो जो सेस है वो जीएसटी पेएबल पे लगेगा, मतलब वो इन 5 रुपीज के ऊपर लगेगा। जो मैंने 100 रुपीज की मील खाई है उसके ऊपर नहीं लगेगा। तो इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स, प्लस ये सिर्फ जिस पर्पस के लिए लगाया गया है वहीं पे यूज होता है। तो अगर हेल्थ के ऊपर हेल्थ सेस है तो सिर्फ हेल्थ केयर के लिए यूज होगा, अगर एजुकेशन सेस है तो सिर्फ एजुकेशन के लिए, और कहीं इसे डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेस जो है हम लगा सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा सकती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। देन प्रोसीड्स जो होते हैं टैक्सेस के, वो दे गो इनटू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देन अगेन पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नीडेड, उसके लिए अप्रोप्रिएशन एक्ट पास होता है। इफ यू वांट द स्लाइड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर फॉर योर शॉर्ट नोट्स, go to the Telegram channel. If you want to see videos of other lectures, then again you can go to YouTube. Thanks for watching.